Selection Team, your success partner. कैसे हैं आप लोग? फटाफट आ जाइए क्लास के अंदर। राम राम, श्याम श्याम। एक बार पुनः मेरा अवतार हो चुका है। पहले वाला अवतार अलग था, अब वाला अवतार अलग है। दो बार अवतार लेते हैं। मैं लूंगा 2 बार अवतार। दीपक कौशिक सर लेंगे 2 बार अवतार। जो मनीष वशिष्ठ सर 2 बार अवतार लेंगे। 2 बार अवतार लेने वाले दो लोग हैं। आ जाइए फटाफट। बख्शिश कौर, और भी कोई राम राम तो कर लो यार। पैसे तो नहीं लगते राम राम करने के, और लगते हैं तो अच्छी बात है ना। भगवान का नाम लेने के लिए अगर 2 रुपए दे भी खर्च भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए भाई साहब। तो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज एसएसटी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्रेड सेकंड के इस एक्सक्लूसिव बैच के अंदर, लाइव बैच। ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर लाइव बैच पूरे राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केवल और केवल एसएसटी पॉइंट चला रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोगों ने जो जबरदस्त तरीके से जो हम पर विश्वास किया। दीपक कौशिक सर नमस्कार। रितु सर, मेरा तो ऐप पर वार्निंग करके कुछ आ रहा है, चल नहीं रहा। इसका मेरे को लगता है वो नहीं हो रहा है। अरे मैं बताऊं, वो वार्निंग उसका सस्पिशियस वाला होगा, रितु गांधी का। 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड कर बेटा। अब भी कर देता हूँ तेरा सब। डोंट बी लेट। अब भी कर देता हूँ, तेरी वार्निंग दूर कर देता हूँ मैं। मेरे होते तेरे कौन वार्निंग दे सकता है? मैं दूंगा वार्निंग, और कौन देगा? अब भी ले, अभी वार्निंग दूर कर देता हूँ। यस, रितु गांधी भी है वार्निंग में। तुमने क्या डाल रखा है अपने मोबाइल के अंदर? ऐसा क्या ऐसी क्या चीज डाल रखी है तुमने? हटा दिया। ये लोग क्या करते हैं, इनके आपके मोबाइल के अंदर स्क्रीन सेवर वगैरह होंगे। इसका एसी इतना कम क्यों कर रखा? 25 पे गर्मी। चल कोई बात नहीं, बहुत है ना, बहुत है। हाँ भैया, वेरी गुड। अब आ गया है सर की वार्निंग। चलिए, अच्छी बात है। हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे फेज के अंदर जब मैं आया हूं, तो मैं इतिहास को लेके आया हूं आपके सामने। और हम सब इतिहास के बारे में जानकारी और इसके ग्रेड सेकंड के अंदर इसके सिलेबस को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? फटाफट समझिए, बहुत आराम से समझने की चीज समझा रहा हूं मैं। ये सब बाद में करते रहेंगे। सिलेबस देखेंगे, आराम से देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, मोटी मोटी बात। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास, व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास किसे कहा जाता है? यहीं पर मिलेगी। ध्यान रखना, जो लाइव क्लास होती है उसके लगभग 2 घंटे बाद में वो क्लास वहीं पर लाइव क्लासेस के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। समझ में आ रही बात आपको? तो जो लोग बाग अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है ना? उसी जगह पर जहां पर अभी आप लाइव देख रहे हैं, इसी जगह पर 2 घंटे बाद यही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, महिमा चौधरी भी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं इतिहास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा। जो मोटा मोटा अर्थ होता है ना, वो तो कहते हैं लोग बाग ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इसको समझना, इसको बताना, बताने वाला शास्त्र ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास। अच्छा, तुरंत ही हो रही है क्या? ये तो और भी अच्छी बात है, तुरंत हो रही है। तो मेरे पास है नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं। लेकिन वास्तव में इसका जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, और वो है ऐसा ही हुआ। भूतकाल की घटनाएं, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन। बिल्कुल बिल्कुल, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। इन घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन इसमें एक शब्द और जुड़ता है, और वो है ही। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, भूतकाल में ऐसा ही हुआ था। तो ही लगाने से क्या फर्क पड़ गया?
आर्यन सिंह, बहुत अच्छी बात है, आ चुके तुम, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा ही लगाने से क्या फर्क पड़ गया? इसका मतलब है ही लगाने का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। कहने का मतलब है भूतकाल में ऐसा ही हुआ था, बोले तो निश्चित रूप से हुआ था, पक्का हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और ये ही लगाने से, और निश्चित रूप से हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात हमारे पास में किसी भी घटना के बारे में, भूतकालीन घटना के बारे में जब हम कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, तो इस ही की गारंटी क्या होती है? तो इसका अर्थ है कि हमारे पास इसका क्या है? सबूत है। क्या है? सबूत ही कैसे लिखते हैं? सबूत है। हमारे पास इसका क्या है? सबूत है, प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है। हमारे पास इसका प्रूफ है, और प्रूफ को ही कहा जाता है एविडेंस। प्रूफ को ही क्या कहा जाता है? एविडेंस कहा जाता है। और एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य। अर्थात भूतकाल में घटित हुए सभी घटनाएं जिनको जानने के लिए हमारे पास वर्तमान में क्या उपलब्ध है? कोई साक्ष्य उपलब्ध है, तो वो घटना किस में मानी जाती है? तो वो घटना इतिहास की घटना मानी जाती है। ध्यान रखना, स्टोरी और हिस्ट्री में डिफरेंस होता है। स्टोरी और हिस्ट्री में डिफरेंस होता है। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी वो होती है जिसमें साक्ष्य बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हिस्ट्री वो होती है जब उसमें साक्ष्य बताना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए अगर आप स्टोरी को हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसमें साक्ष्य डालिए, और अगर आप हिस्ट्री को स्टोरी बन के पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से साक्ष्य को हटा दीजिए। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, मैं बहुत बार देता हूं, एक उदाहरण है। उदाहरण ये है कि साहब मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी। ठीक है, ऐसा चलाया था, उसने मुद्रा सांकेतिक मुद्रा चला दी थी, राजधानी परिवर्तन कर दिया था, दोआब में कर वृद्धि कर दी थी, फला कर दिया था, फला कर दिया था, कराची अभियान, खुरासान अभियान, ऐसी करके बहुत सारी क्या चलाई थी? योजनाएं चलाई थी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जियाउद्दीन बर्नी के तारीख फिरोज शाही के अंदर अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये 5 योजनाएं चलाए जाने का उल्लेख मिलता है, तो ये घटना जो है, तो ये बातें हैं ना, ये इतिहास की बातें मानी जाएगी। अगर आप इतिहास उसमें से हटा दोगे तो वो इतिहास नहीं रहेगा। अर्थात कहानी को इतिहास कौन बनाता है? साक्ष्य बनाता है। बिना साक्ष्य का इतिहास नहीं होता है। अर्थात भूतकाल में घटित हुए सभी घटनाएं जिनके लिए हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, तो वो घटनाएं क्या मानी जाएगी? इतिहास मानी जाएगी, हिस्ट्री मानी जाएगी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री मानी जाएगी। और साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, सामान्य बातें कर रहे हैं। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, और एक होते हैं साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा होता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को हम लिखित साक्ष्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिखित साक्ष्य भी कहा जा सकता है। तो अगर किसी दोनों प्रकार के साक्ष्य होते हैं, लेकिन इतिहास के लिए कहा जाता है कि इतिहास कोई भी घटना है, ऐतिहासिक घटना तभी है जब उसके लिए दोनों प्रकार के साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हो। अगर दोनों में से एक साक्ष्य नहीं है तो उसे हम ऐतिहासिक नहीं कहते हैं। मतलब, तो मतलब समझो, ध्यान रखना, इस साक्ष्य के आधार पर ही, इन साक्ष्यों के आधार पर, किसके आधार पर? साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। इतिहास का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। कौन कौन से भाग है? ढंग से समझना। एक भाग है जिसे कहा जाता है, जिसे कहते हैं प्रागैतिहास। क्या कहा जाता है? प्रागैतिहास। और एक घटना है, एक है जिसे कहा जाता है इतिहास। इतिहास, प्रागैतिहास और इतिहास,
क्या अंतर होता है? इतिहास, प्रागैतिहास किसे कहते हैं? प्रागैतिहास वह कालखंड है जिसे जानने के लिए केवल हमारे पास क्या होते हैं? ओनली पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। केवल कौन से साक्ष्य होते हैं? केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या क्या आ जाते हैं? जो वे सभी भौतिक वस्तुएं आती है, वो सभी भौतिक वस्तुएं जैसे कोई ईंटें, थाली, कटोरे, ठीकरे, भवन, मकान, सिक्के, ये सब किस में आते हैं? ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर आते हैं। सिक्के, मोहरें, सिक्के, मोहरें, अभिलेख, अभिलेख ध्यान रखना, ये भी किस में आते हैं? ये सब पुरातात्विक साक्ष्यों के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए किसी घटना के साक्ष्य के अंदर केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, तो उस घटना को किस में रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। प्री हिस्टोरिकल, कौन सा काल है ये? प्री हिस्ट्री है। कौन सा काल है ये? प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले का काल है, प्री हिस्टोरिकल। ठीक है। और जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्लस क्रमबद्ध, ये भी याद रखना, क्रमबद्ध, स्पष्ट, सुपठित अगर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, तो वो घटना क्या मानी जाती है? ऐतिहासिक कालीन घटना मानी जाती है, इतिहास मानी जाती है। समझ में आ गया? ऐतिहासिक घटना और प्रागैतिहासिक घटना में क्या अंतर है? ऐतिहासिक घटना वह है जिसे जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, साथ में स्पष्ट और सुपठित हमारे पास क्या होने चाहिए? हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होने चाहिए। या मैं कह सकता हूं सीधी सी बात कि वह काल, जिस काल में व्यक्ति को लिखने की जानकारी नहीं थी, लेखन की जानकारी नहीं थी, वो काल क्या कहलाता है? पुरातात्विक। वह काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जब इंसान को लिखना नहीं आता था, वह समय जिसकी जानकारी हमें उस समय के मनुष्य के द्वारा प्रयोग में ली गई वस्तुओं से ही मिलती है, उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? पांडुलिपि, अब अंतर समझना। पांडुलिपि जो होती है वो लिखित साक्ष्य के अंतर्गत आती है और वो साहित्यिक साक्ष्य में मानी जाती है। पांडुलिपि किसमें मानी जाती है? साहित्यिक साक्ष्य में मानी जाती है। वैसे एक चीज आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट यह है कि पांडुलिपि लिखी किस पे गई है? पांडुलिपि लिखी किस पर गई है? तो ध्यान रखना, अगर किसी कठोर सतह पर लिखी गई है, ढंग से समझना आर्यन सिंह, अगर किसी कठोर सतह पर लिखी गई है तो वह पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आती है। लिखित पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएगी, उसे अभिलेख कहा जाता है। और अगर किसी कागज पे या कपड़े पर लिखी हुई मिली है या पत्र के ऊपर लिखी हुई मिली है, ताड़पत्र पे लिखी हुई मिली है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे साहित्यिक साक्ष्य में रखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जाना चाहता आपको। पुरातात्विक साक्ष्य को भी दो भागों में बांटते हैं हम। जब पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित पुरातात्विक साक्ष्य और अलिखित पुरातात्विक साक्ष्य। जो लिखित पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख आते हैं, ठीक है ना? अभिलेख जो है वो अभिलेख किस में आ जाते हैं? वो अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया लेख ही क्या किस में माना जाता है? अभिलेख की श्रेणी में आता है। समझ में आ रही बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे समझो। लगभग 19वीं-20वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं-20वीं शताब्दी के आसपास पूरे विश्व के अंदर कुछ ऐसी खुदाई के दौरान कुछ ऐसी सभ्यताओं का प्रकाश हुआ जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। दोनों ही मिले हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लिखित साक्ष्य जो है या तो अपठित रह गए, आज तक पढ़े ही न जा सके हो, और या फिर अपने समय की स्पष्ट घटनाएं, स्पष्ट जानकारी नहीं देते हैं, अर्थात कैसे हो? अस्पष्ट हो। ऐसी बहुत सारी हमें क्या मिली है? हाँ, ऐसी बहुत सारी हमें सभ्यताएं प्रकाश में आई है जहां पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं,
लेकिन लिखित साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनका मिलने का कोई भी फायदा नाम की कोई चीज नहीं हुई है। वो क्या लिख गए उसका आज तक पता नहीं चला। तो ऐसी सभ्यताओं को किस काल में रखा जाए, किस काल में रखा जाए? तो अगर पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हैं और लिखित साक्ष्य को आधार मानते हैं तो उसे ऐतिहासिक काल में रखा जाना चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक काल के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, परिभाषा में कहा गया है कि जो लेखन लिखित सामग्री है वो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए और सुपठित होनी चाहिए। स्पष्ट और सुपठित होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन यहां पर तो जो लिखी गई है, जो सामग्री मिली है लिखित सामग्री, वो कैसी है? वो अपठित है, अस्पष्ट है, जिनका कोई लाभ नहीं मिल पाया। उस लिखे हुए का कुछ भी, लिखे हुए से उस काल की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। तो उस काल को किस में रखा जाए? समस्या तो आ गई। तो ऐतिहासिक काल में तो नहीं रखा जा सकता, तो फिर किस काल में रखें? चलो प्रागैतिहासिक काल में रख लेते हैं। लेकिन परिभाषा के अनुसार प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जहां पर लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। लेकिन यहां तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, तो फिर इसे किस में रखा जाए? तो इतिहास की एक नई श्रेणी बनाएगी और उस नई श्रेणी को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल बोले तो प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और ऐसी सभी सभ्यताओं को किस में रखा गया है? प्रोटो हिस्ट्री के अंदर रखा है। अगर मैं अपने भारत के हिसाब से बात करता हूं तो दो सभ्यताएं हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, और एक है वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यताओं को इतिहासकार किस में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। हड़प्पा का तो आपको पता ही है कि हड़प्पा से जो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, खूब सारी मोहरें मिली है, लगभग 3000, लगभग 2967, यानी लगभग 3000 ऐसी वस्तुएं मिल चुकी है जिन पे कुछ न कुछ लिखा हुआ मिला है। लेकिन वो क्या लिख गए जो आज तक पता नहीं चला है, उसे पढ़ा ही नहीं जा सका। 37 बार दावे किए जा चुके हैं। 37वां दावा तो डॉक्टर नटवर झा ने किया था। वो सब दावे क्या हो गए? फेल हो गए। आज तक ये लिपि पढ़ी ही नहीं जा सकी, ये लेख पढ़े ही नहीं जा सके हैं। इसीलिए जब भी हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ाते हैं तब हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है संभवतया। संभवतया हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका की व्यवस्था थी, संभवतः प्रतिनिधि प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे, संभवतः मात्र देवी की पूजा की जाती थी, संभवतः शिव की पूजा की जाती थी, संभवतः फला की, हर चीज में क्या आता है? संभवतः शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लिखित सामग्री अपठित रह गई, आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी। दूसरी सभ्यता वैदिक। साहब वैदिक के अंदर वेदों में तो जो लिखा हुआ वो तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन वेदों की खास बात है कि वेद जो है अपने समय की घटनाओं की जानकारी नहीं देते हैं। वेद मूल रूप से धार्मिक ग्रंथ है। वेदों से उस समय की घटनाओं की जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जो भरत और 10 अन्य जनों के बीच में क्या हुआ था, एक संघर्ष हुआ था, 7वें मंडल में लिखा हुआ है, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ ही था, इसकी कहीं भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। भरत जन कौन था, सुदास कौन था, उसकी कोई हिस्ट्री, कोई जीवनी कुछ भी उपलब्ध नहीं होती है। अर्थात अपने समय सिर्फ ये जानकारी जरूर मिलती है कि कभी कभी पुरोहितों के विवाद में भी राजाओं के बीच युद्ध हो जाया करते थे, बस इतनी जानकारी मिलती है। युद्ध संघ बना के भी युद्ध किए जाते थे, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन रियल में भरत जन, सुदास, अन्य जो लोग हैं, जो शासक है, वो हुए थे और इसी तरीके का युद्ध हुआ था, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। समझ में आ गया? इसीलिए वैदिक काल को भी किस में रखा जाता है? वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में ही रखा जाता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो
आद्य इतिहास में, हमारे यहाँ पर आद्य इतिहास में दो सभ्यताएं आती है। प्री हिस्टोरिकल काल के अंदर, जो प्री हिस्टोरिकल काल है उसके अंदर पाषाण काल आता है, पूरा का पूरा क्या आता है, पाषाण काल आता है। लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके 25 लाख वर्ष पूर्व से लेके और लगभग मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 2800 ईसा पूर्व तक का जो काल है, 2800 ईसा पूर्व तक का जो काल है, उस काल को हमारे भारत के अंदर किस में रखा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? लगभग 2800 के आसपास हड़प्पा सभ्यता की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और 1500 ईसा पूर्व के से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहता है। यानी 600 ईसा पूर्व तक, 2800 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक श्रेणी में आता है भारत के अंदर। और 600 ईसा पूर्व के बाद का काल, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बाद का जो काल है हमारे यहाँ शुद्ध ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? आपके सिलेबस में ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है, ग्रेड सेकंड के सिलेबस में आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आपके सिलेबस में आद्य ऐतिहासिक काल है ही नहीं। ओ सॉरी, जो प्री हिस्टोरिकल काल है वो सिलेबस में नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट वाले उतने भाग्यशाली नहीं है। हमारे सिलेबस की शुरुआत, भारतीय इतिहास में हमारे सिलेबस की शुरुआत ही कहां से होती है? आद्य ऐतिहासिक काल से शुरुआत होती है, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से। समझ में आ गया? और यहीं से काल की शुरुआत हो जाती है। तो इस काल के अंदर अगर हम बात करते हैं, इस काल में हम बात करते हैं, तो आपके सिलेबस की मैं चर्चा करने जा रहा था, तो मैं सिलेबस की बात बताता हूं। आपका जो सिलेबस है इतिहास में दो प्रकार का, दो भाग है। एक तो भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं। भारत के इतिहास के अंदर जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उसी को इंग्लिश के अंदर या अन्य नाम उसका सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें नगरीकरण पढ़ना है, नगर नियोजन। नगर दो भागों में बटा, सामान्यतः नगर दो भागों में बटा होता था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर ऊंचाई पर होता था, पूर्वी नगर नीचे की तरफ होता था। पश्चिमी नगर परकोटे से घिरा होता था, पूर्वी नगर में सामान्यतः परकोटा नहीं होता था। सड़कें, पूरा शहर सड़कों के जाल से बिछाता था। ग्रिड प्रकार की क्या होती थी? सड़कें होती थी। निकासी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। है, सड़कों के किनारे पे नालियां बनी होती थी। ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। अधिकतर मकान पकी हुई ईंटों से बने होते थे। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सब किस में आ जाती है? नगरीकरण के अंदर आ जाती है, नगरीय व्यवस्थाओं के अंदर आ जाती है, नगर नियोजन में आती है। सामाजिक स्थिति बहुत सिंपल सी सामाजिक स्थिति है। हर चीज पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति के अंदर। हम लोग परिवार, रहन सहन, खान पान, मनोरंजन के साधन, अंत्येष्टि की प्रक्रिया, ये सब किस में आ जाते हैं? वस्त्र आभूषण, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब सामाजिक व्यवस्था में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था आप लोगों को खूब बार पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है ये चैप्टर। तो धार्मिक व्यवस्था के अंदर मातृ देवी की पूजा होती थी, लिंग पूजा होती थी, शिव पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी। अनेक प्रकार की पूजा है जो आज भी हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो जो धार्मिक जीवन है वो आज भी हमारे धार्मिक जीवन में, हिंदू धर्म के धार्मिक जीवन में बहुत हद तक जीवंत रूप में दिखाई देता है। समझ में आ गया? आज हमारे जो स्वस्तिक, जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, धार्मिक प्रतीक है, उसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से मानी गई है। ये देखने में आश्चर्य होता है। गुड। आर्थिक जीवन तो आप जानते ही हो, इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता, इतने बड़ा नगरीकरण बिना पैसे के नहीं हो सकता है। पैसा तो जरूरी होता है, धन जरूरी होता है, धन के लिए व्यापार है, धन के लिए व्यापार होता है, व्यापार की आवश्यकता होती है। व्यापार स्थापित ही तब होता है जब कृषि परिपूर्ण हो जाती है। तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, माप तोल, इन सब का अध्ययन किसमें करेंगे? हम आर्थिक जीवन के अंतर्गत करेंगे। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार
आप देखेंगे कि दूसरा काल, आद्य ऐतिहासिक काल में दूसरा काल शुरू होता है वैदिक सभ्यता का काल, जिसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल बता रही है अभी लड़की पूजा मीना बता रही है कि 2 भागों में बांटा जाता है। इतिहासकार विंटरनित्ज ने प्रवृत्तियों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है शुद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का काल था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है वो पूर्व नगरीय व्यवस्था का काल था। ठीक है, दोनों एक ही सभ्यता है, बस सभ्यताओं में कुछ धातु के परिवर्तन, उपकरणों के परिवर्तन के कारण क्या हुआ था कि लोगों के रहन सहन, जीवन शैली, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की परंपराओं के अंदर क्या आ गया था, एक परिवर्तन आ गया था, आमूलचूल परिवर्तन आ गया था। इसीलिए, और उसका सबसे मुख्य कारण था कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमारे देश के अंदर लोहे का आगमन हुआ था। इसीलिए उत्तर वैदिक काल को लौह युगीन क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं डॉक्टर RS शर्मा। समझ में आ गया? बिल्कुल, हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि आपसे बहुत पढ़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो अब आप ये देखिए, मैं भी देखता हूं कि क्या मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, कोई कमी आती है, या ये भी चेक करना पड़ेगा। मैं मेरे सोचता हूं, आप अपना सोचो कि कहीं आप के पढ़ने के तरीके में तो कोई कमी नहीं है, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी नहीं है। हम दोनों मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, आप भी बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं परीक्षा देते समय कहीं ना कहीं हमारे से कोई ना कोई त्रुटि होती है। ठीक है ना? चलिए भाई साहब, आगे की बात करते हैं। तो वैदिक काल की देखो, अगर हम पिन पॉइंट बात करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वैदिक काल में केवल 2 चीजें आपके सिलेबस में दे रखी है, सामाजिक और आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। इसका मतलब राजनीतिक और आर्थिक नहीं है क्या? लेकिन हम पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक काल जो है, वैदिक काल मैंने आपको बताया कि शुद्ध रूप से धार्मिक काल ही था। धार्मिक जीवन, उसका जो वेद जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। तो हर चीज को, राजनीतिक, आर्थिक, सभी परिस्थितियों को धर्म के साथ मिला के जोड़ा गया है। इसलिए अगर आप धर्म पढ़ना चाहते हैं तो आपको वैदिक कालीन राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक सभी प्रकार की परिस्थितियों को पढ़ना, सभी प्रकार की विशेषताओं को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो नहीं, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, सब में कहीं ना कहीं कमियां होती है। पर पूर्ण वही बनता है जो अपनी कमी को स्वीकार करे, जो अपने अपने ऊपर चिंतन करे, अपनी शैली पर चिंतन करे, अपने सोचने के तरीके पर चिंतन करे, और जहां आवश्यक हो वहां पर उसमें परिवर्तन भी करे। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए इसलिए किसी भी पढ़ाई के मामले में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या देते समय विनय नहीं आता है, विद्या देने के लिए, विद्या लेते समय अगर विनय नहीं होता है तो विद्या नहीं आती है, ध्यान रखना। खैर, आगे की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये काल कौन सा था? ये काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके और 600 ईसा पूर्व का तक जो काल है, इस काल को किस में रखा जाता है? इसको हम वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और ये प्रोटो हिस्ट्री यहां पर संपन्न हो जाती है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे यहां पर क्या शुरू हो जाता है? हमारे यहां पर ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? यहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। इस काल को 600 ईसा पूर्व का, इस 600 ईसा पूर्व का जो काल है, इस काल को कई नामों से पुकारा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से इसे महाजनपद युग कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से इसको नगरीय युग, दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। और धार्मिक दृष्टि से इसी को प्रथम धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, जिसमें लगभग 62 प्रकार के नास्तिक आंदोलनों का जन्म हुआ था। क्योंकि वैदिक कालीन 600 ईसा पूर्व तक आते आते वैदिक धर्म जो है वो बड़ा बोझिल हो गया था।
बहुत बोझिल हो गया था वैदिक धर्म, आम आदमी के लिए शोषणकारी हो गया था, वैदिक व्यवस्थाएं शोषणकारी हो गई थी। इसलिए उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए मानवता को महत्व देने के लिए, धर्म से ज्यादा मानवता को महत्व देने के लिए बहुत सारे वेद विरोधी आंदोलन पैदा हुए, जिसमें 62 प्रकार के आंदोलन माने जाते हैं, ठीक है ना। उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझ में आ रही बात आपको? ध्यान रखना, जब मैं आपको, क्योंकि मैं ही हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मैं ही फिलॉसफी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मैं ही फिलोसॉफी पढ़ाऊंगा, और हिस्ट्री और फिलोसॉफी के कुछ चैप्टर्स जो है ना वो आपस में मिले जुले हैं, है ना। तो जैन और बौद्ध जो है वो हिस्ट्री और फिलोसॉफी के दोनों हम एक साथ ही पढ़ते हैं, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। दोनों को हम एक साथ ही पढ़ा करते हैं, आगे आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, ये दोनों और इनकी शिक्षाएं आपके सिलेबस में, ये शिक्षाओं के अंदर ही फिलॉसफी आ जाती है। ये जो शिक्षाएं है ना, यहीं पर क्या आ जाती है, यहीं पर दर्शन आ जाता है, फिलॉसफी आ जाती है। इसलिए अगर हिस्ट्री में मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा तो फिलॉसफी इसके साथ करवा दूंगा, और फिलॉसफी के अंदर अगर पहले जैन और बौद्ध आ जाएंगे तो मैं इतिहास भी करा दूंगा वहीं पर ही, है, दोनों चीजें एक साथ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मौर्य काल, ध्यान रखना, लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, मैंने कहा था, अभी आपको कहा था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। पूरा भारत जो है वो 16 राज्यों के अंदर परिवर्तित हो गया था, क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गया था, 16 क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तित हो गया था। और इन 16 राज्यों के अंदर परस्पर प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी, परस्पर संघर्ष था। और सबसे बड़ी बात है कि इस संघर्ष के अंदर एक महाजनपद जो था वो विशेष रूप से उभर कर आया, उसका उत्थान हुआ, और वो महाजनपद था मगध महाजनपद। सबसे पहले मगध ही था जिसने जिसने अन्य महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्यवाद का उदय हुआ। भारत में साम्राज्यवाद का उदय जो है वो मगध जनपद के नेतृत्व में हुआ था। और मगध जनपद में हर्यक वंश से लेके, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश से लेके चलते 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 एक के बाद एक बहुत अच्छे बड़े और योग्य शासक और वंश एक के बाद एक आते गए। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर नंद वंश को समाप्त करके मगध में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी, और उस राजवंश को कहा जाता है मौर्य वंश। गजब का साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, अद्वितीय साम्राज्य विस्तार। अफगानिस्तान, हिंदुकुश पर्वतमाला तक कहां पहुंच गया, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पहुंच गया। और उन पंक्तियों को पढ़कर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जो विंसेंट स्मिथ ने कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भारत की उस वैज्ञानिक सीमा तक पहुंच गया जहां तक पहुंचने के लिए मुगल तरसते रहे और अंग्रेज आहें भरते रह गए। राजनीतिक एकीकरण का काल, अखिल भारतीय साम्राज्य का काल, प्रशासनिक केंद्रीकरण का काल, पूरे भारत को राजनीतिक प्रशासनिक हर दृष्टि से एक सूत्र में बांध दिया। पूरा का पूरा मौर्य काल। और मौर्य काल के अंदर पहले हम मौर्य काल के स्रोत पढ़ेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य पढ़ना है इसका, ठीक है ना। सभी आ गया इसमें। मैं इसके अलावा मैं आपको संस्कृति भी पढ़ाऊंगा जिसमें खासतौर से कलाएं आती है। क्या आती है? कलाएं आती है, इनका भी अध्ययन करना जरूरी है। समझ में आ गया? कलाएं, खासतौर से जो जो स्थापत्य कला थी उसको, उस पर विशेष रूप से अपने को यहाँ पर क्या करना है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इसका हमें विशेष रूप से क्या करना है, अध्ययन करना है। क्लियर होगी बात आपको? चलो भाई साहब, मौर्य काल संपन्न हो गया। लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास आते आते मौर्य साम्राज्य ताश के पत्तों की जैसे बिखर गया। कमजोर शासक आ गए ना, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण मौर्य साम्राज्य जो है वो बिखर गया। भारत
जो एक सूत्र में बंधा हुआ था वो अब अलग अलग भागों में हो गया। और जब भी भारत अलग अलग भागों में होता है, ये ध्यान रखना, जब भी भारत बिखरा है तब तब भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणों का बोलबाला रहा है। और मौर्य काल के बाद में भारत पर विदेशी आक्रमण हो, एक के बाद एक विदेशी आक्रमण, इंडो बैक्ट्रियंस, हिंदू यूनानी जिसे कहते हैं, उसके बाद शक, पहलव, कुषाण, एक के बाद एक क्या होते हैं, एक आक्रमण होते हैं। लेकिन ये आक्रमणकारी मध्य एशिया से आए थे, लेकिन इनकी एक विशेष प्रवृत्ति थी कि ये आए तो मध्य एशिया से थे, लेकिन भारत में आने के बाद भारत के ही हो गए। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, उसी प्रकार ये सब आक्रमणकारी जो थे, कुषाण, शक, कुषाण, हूण वगैरह, ये सब भारत में इसी तरीके से घुल मिल गए, इनका भारतीयकरण हो गया था। तो बाहर से ये कुछ लेके आए, अपनी परंपराएं लेके आए, और भारतीय परंपराओं को इन्होंने अपना लिया, और दोनों का एक मिक्स स्वरूप सामने आया। इसे सांस्कृतिक विकास का काल कहा जाता है। और इसी समय पर जो कलाओं में परिवर्तन आया है, सिर्फ क्या करना है, मौर्योत्तर काल के अंदर जो कलाएं परिवर्तित हुई थी, उन कलाओं का अध्ययन करना है। विशेष रूप से स्थापत्य कला है, स्तूप कला है, स्थापत्य कला में स्तूप कला है, बहुत सारे स्तूप बने थे, स्तूप कला है, शक, इनका सातवाहनों का योगदान इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, शुंगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, कुषाणों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से अपने को क्या पढ़ना है, स्थापत्य कला का अध्ययन करना है। यहाँ पर स्थापत्य कला और मूर्ति कला का अध्ययन करना है, किसके अंदर, मौर्योत्तर कालीन कला के अंदर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक इसी प्रकार लगभग ये समझ लीजिए कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से, सेकंड शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी तक का काल, चौथी शताब्दी ईस्वी तक का जो काल था, इस काल में विदेशी शासन का बोलबाला रहा भारत के अंदर। भारत अलग अलग भागों में बटा रहा, लेकिन हमारे भारत की विशेषता है, भारतीय इतिहास की विशेषता है कि जब जब देश बिखरता है, कमजोर होता है, तब तब कोई न कोई शक्ति पैदा होती है, कोई शक्ति, नई शक्ति का उभार आता है, जो उस बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पुनः बांध देता है। और इस बार चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर ये काम जो है, ये काम गुप्त काल ने किया था। किसने किया था? गुप्त साम्राज्य, गुप्त शासकों ने किया था। और आपके सिलेबस में ध्यान रखना, 319 ईस्वी से लेके और 550 ईस्वी तक का जो काल है, इसे भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का काल माना जाता है। और हमें इस गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियां, बोले तो हर शासक का अध्ययन करना है अपने को। राजनीतिक उपलब्धियों का मतलब है हर शासक का, चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेके और लगभग विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक हुआ था, वहां तक के सभी शासकों के कार्यों का हमें क्या करना है, राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। इसके अलावा कला, साहित्य और विज्ञान, जिसकी वजह से गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, द क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसलिए हमको इसकी कला, साहित्य और विज्ञान का भी क्या करना है, अध्ययन करना है। साथ ही में हमें राजनीतिक इन उपलब्धियों के तहत ही हमें थोड़ा बहुत जो है यहाँ का प्रशासन भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रशासनिक व्यवस्था का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना तो बनता ही है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए भाई साहब, 550 ईसा पूर्व के आसपास आ गए। इसके बाद का जो इतिहास है वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। प्राचीन भारत में इसके बाद का इतिहास आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। खुशी की बात है, वरना बहुत बुरे फंसने वाले थे तुम, बहुत बुरे फंसने वाले थे। पूर्व मध्यकालीन जो शासन है, जो व्यवस्था है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें से बहुत सारी चीजें तो आप राजस्थान के इतिहास में पढ़ लोगे, राजपूत काल को पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए यहीं पर विराम हो जाता है, मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत होती है? मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। देख लीजिए भाई साहब, और मध्यकाल में दो काल होते हैं। मध्यकाल को हम दो भागों में बांटा जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखना। एक तो है सल्तनत काल,
और दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल, समझ में आ रही बात आपको? सल्तनत और मुगल काल की बात करते हैं। सल्तनत काल केवल ग्रेड 3 के एसएसटी में जोड़ा गया था, इसके अलावा सल्तनत काल और कहीं पर भी नहीं है, राजनीतिक तो और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन सल्तनत काल की दो खास बातें हैं, दो विशेष चीजें हैं, दो आंदोलन हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, जो भारतीय इतिहास को बड़ा गौरवमय बनाते हैं, और वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। हिंदू धर्म में सुधार के आंदोलन को भक्ति आंदोलन कहा जाता है और मुस्लिम धर्म में सुधार के आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। जो आध्यात्मिक आंदोलन है, रहस्यवादी आंदोलन है, दोनों हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो रहस्यवादी आंदोलन है, वो आंदोलन आपके सिलेबस में दे रखे। समझ में आ गया? और मुगल काल तो पूरा का पूरा आपके सिलेबस में दे रखा है। लेकिन देखने की बात है कि मुगल काल के अंदर केवल समय दे रखा है 1707, यानी बाबर से लेके औरंगजेब तक का इतिहास पढ़ना है आपको। घटनाएं कहां की पढ़नी है? बाबर से औरंगजेब तक का इतिहास पढ़ना है। उत्तर मुगल काल आपको नहीं पढ़ना है। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो आपको संकट से निकाला गया है सिलेबस के कारण। हमें इसका पूरा का पूरा प्रशासन, कला और वास्तु, विशेष रूप से वास्तुकला, कला के अंदर तो तीनों आ गई ना। कला में तो संगीत कला भी आ गया, चित्रकला भी आ गई है, ठीक है ना। मूर्ति कला थोड़ा मुस्लिम काल के अंदर मूर्ति कला का इतना विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि इस्लाम में मानव मूर्तियों का निर्माण करना क्या माना गया है? गुनाह माना गया, इसलिए मूर्ति कला के अंदर विशेष काम नहीं हुआ है। लेकिन चित्रकला, संगीत कला में खूब काम हुआ है, वास्तुकला में अल्टीमेट काम हुआ है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये दोनों चीजें पढ़नी है। प्रशासन के अंदर तो पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। हर प्रकार का प्रशासन होता है, सामान्य प्रशासन होता है, राजस्व प्रशासन होता है, हर प्रकार का क्या होता है प्रशासन अपने को पढ़ना ही। क्लियर होगी बात आपको? और औरंगजेब के समय ही दक्षिण भारत के अंदर महाराष्ट्र के आसपास एक नया हिंदू राजवंश पैदा हुआ था, एक नया हिंदू साम्राज्य पैदा हुआ था। और उस हिंदू साम्राज्य को जन्म देने वाला एक महान योद्धा था जिसका नाम था जय शिवा सरदार की। और आपके सिलेबस में आप क्वेश्चन नहीं आया तो मैं भी क्या करूं यार, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। शिवाजी, दोनों चीजें पढ़नी है, राजनीतिक जीवन भी पढ़ना है और उस शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़नी है। समझ में आ गया? घटनाएं भी पढ़नी है और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी पढ़ना है, दोनों चीजें पढ़नी है अपने को। समझ में आ गया? यह है आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब चेंज होता है, थोड़ा सा व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है, नए शासक आते हैं। अब तक के शासक तो वे शासक थे जिन्होंने भारत की जनता से जो वसूला गया लगान या करों के रूप में वसूला गया जो धन था, वो धन भारत में ही खर्च कर दिया था। जमीन का पानी जमीन में ही वापस चला गया था, भारत का धन भारत में ही रह गया था, बाहर नहीं गया था। पर अब जो मुगल काल के बाद में जो भारत के अंदर नए शासक आए, विदेशी शासक आए, और वो ऐसा विचित्र प्रवृत्ति को लेके आए कि भारत का धन धीरे धीरे ही नहीं, बड़ी तेजी से बाहर की ओर चला गया। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत अधिकतर इतिहासकार 1757 में प्लासी के युद्ध से मानते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की बंगाल में सत्ता स्थापित हुई थी, बक्सर में और ज्यादा ढंग से स्थापित हो गई थी, ठीक है ना। तो वहीं से जो 18वीं शताब्दी का जो मध्य 18वीं शताब्दी का से हमारे भारत के अंदर आधुनिक भारतीय इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। और बाद में इन गोरी चमड़ी वालों ने इस तरीके से भारत का शोषण किया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अनेक प्रकार से भारत का क्या किया, शोषण किया। साथ ही में कुछ नई व्यवस्थाओं का भी आगाज किया, और उन्हीं व्यवस्थाओं का परिणाम था आज की संसदीय व्यवस्था, आज का लोकतंत्र। क्योंकि हर विकास कहीं न कहीं क्षरण करता है, और हर क्षरण कहीं न कहीं विकास की राह प्रदर्शित करता है, किरण दिखाता है। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेजों का काल है वो पूरी तरह शोषण का ही काल है।
बहुत सी नई प्रवृत्तियों का भी काल आया है। भारतीय इतिहास, भारत की समाज को, भारत की राजनीति को विश्व राजनीति के साथ जोड़ने वाला काल था। ठीक है ना, अध्ययन करेंगे इसका समय पर। तो अब हम आगे बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में से। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं शताब्दी से लेके और 20वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी, यानी 1857 की क्रांति से शुरुआत होती है और 1947 में भारत की आजादी तक का जो संपूर्ण इतिहास है वो आपके सिलेबस में है। स्वतंत्रता संग्राम आपके सिलेबस में है। गांधी जी के तीनों आंदोलन, गांधी जी के तीनों आंदोलन स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलन आपके सिलेबस में है। कांग्रेस जो कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की एक तरीके से नायक थी, सूत्रधार थी, नेतृत्व करता थी, उसका इतिहास है ये पूरा का पूरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका प्रारंभिक चरण जिसमें 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण कहा जाता है, और उसके बाद में 1905 से लेके और बंगाल विभाजन के बाद में उग्रवादी चरण। समझ में आ गया? दोनों चरणों की विशेषताओं का भी अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। और फिर गांधी जी के हाथ में आ गई है पूरी सत्ता, पूरी बागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई थी। तो पूरे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसके अलावा स्पष्ट रूप से दे रखा है, देखो भैया, स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है क्रांतिकारी आंदोलन, स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है क्रांतिकारी आंदोलन। और आप अच्छी तरह जानते हो क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के समय भारत के अंदर शुरुआत हुई थी और 1914 तक ये आंदोलन चलते रहे। फिर बाद में इसका दूसरा चरण जो है वो असहयोग आंदोलन के बाद में शुरुआत होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 1924 से 1930 तक की क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं उन घटनाओं का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है। समझ में आ गया? साथ ही में एक नई चीज जोड़ी थी, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का इतिहास विशेष रूप से जोड़ा गया था। पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था यहां से आया इजी था, लेकिन एक क्वेश्चन भी आया था। समझ में आ गई बात आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये है भारतीय इतिहास का सिलेबस, आपको जो ढंग से समझना है। आपके ही ग्रेड सेकंड के एसएसटी के सिलेबस में एक और नई चीज आती है और वो है विश्व का इतिहास। लेकिन विश्व के इतिहास में केवल और केवल आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन हुए थे, 3 विशेष परिवर्तन हुए थे, विश्व को नई दिशा देने वाले 3 परिवर्तन हुए थे, 3 परिवर्तनकारी घटनाएं थी जो पूरे विश्व के इतिहास को एक नई नई दिशाएं देते थे। सबसे पहले हुआ था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसने वाणिज्यवाद पर कुठाराघात किया, उपनिवेशों पर, मातृ देशों का उपनिवेशों पर जो कंट्रोल था, जो शोषण था, उस शोषण के विरुद्ध की गई आवाज थी। औपनिवेशिक स्वतंत्रता का काल था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। जब कैसे एक उपनिवेश अपने मातृ देश से संघर्ष करके अलग होता है, अगर वो अलग हो सकता है तो हम भी अलग हो सकते हैं, हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। फ्रांस की क्रांति जिसने क्रांति के नए मापदंड दिए थे, राष्ट्रवाद, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता जैसी नई चीजें किसने दी है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। इस फ्रांस की क्रांति का अपने को अध्ययन करना है। और समाजवाद, मार्क्सवाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सारे श्रमिक एक हो जाओ, विश्व में सर्वहारा वर्ग की क्रांति कर दो, सर्वहारा वर्ग का साम्राज्य कर दो, वर्ग विहीन समाज की स्थापना कर दो। इस चिंतन को लेकर तीसरी क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति। यह है आपका भारतीय और विश्व के इतिहास का सिलेबस। और कल से हम, नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल नियमित तरीके से अपने सिलेबस का पहला बिंदु स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल व्यवस्था से। ठीक है? आज की जो क्लास है वो सिलेबस डिस्कशन की क्लास थी, जो आपने बहुत ढंग से इसका अध्ययन कर लिया। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, श्याम श्याम,
जय महाकाल। Super Selection Team, your success partner.